आज की कहानी है अमेरिका से सुषम बेदी की बीच की भटकन। सुनिए वैदेही के स्वर में। टेलीफोन पर किससे बात कर रही थी? कहते हुए वीना ने लक्ष्य किया। बेबी काफ़ी उत्तेजित लग रही थी। बिना वीना की ओर देखे बेबी कहने लगी, हमीद का था। कहाँ से बोल रहा था? फ्रैंकफर्ट से। रोज़ रोज़ फ्रैंकफर्ट से फ़ोन करता है तुम्हें? तो क्या हुआ दीदी, उसके पास काफ़ी पैसे हैं, लेकिन तुम्हें क्यों करता है वह इतने फ़ोन? ओहो, जब ट्रेड फेयर में काम कर रही थी तो उसका स्टॉल एकदम साथ था हमारे। उसने कहा वह मुझे ड्रेसेस सस्ते दामों पर दे देगा। बस इसी तरह कुछ दोस्ती हो गई। वह पाकिस्तानी है ना? वीना की आंखों में शंका थी। हाँ, लेकिन उससे क्या फ़र्क पड़ता है? जानती हो दीदी, वह भी उसी शहर में पैदा हुआ था जहाँ तुम हुई थी। वीना को अपने और उस पाकिस्तानी के बीच यह सामने बिठाना अच्छा नहीं लगा। उसने उपेक्षा से कहा, जानती है, यहाँ तो बेल्जियम, फ्रेंच, इटालियन या अफ्रीकन से भी शादी कर ले, मम्मी पापा को आपत्ति नहीं होगी, लेकिन किसी पाकिस्तानी? लेकिन शादी की कौन सोचता है? उसने तो यूं भी एक जर्मन लड़की से शादी कर रखी है, लेकिन आजकल वे अलग अलग रह रहे हैं और हमीद किसी और जर्मन लड़की के साथ रहता है। फिर तुम? मैं? मेरी उससे खुलकर बातें तो उसी दिन हुई थी जिस शाम मुझे वापसी की गाड़ी पकड़नी थी। इसी से बची हुई बातें वह फ़ोन पर कहता रहता है। कब तक बची रहेंगी ये बातें? कहते कहते वीना को लगा कि उसके भीतर की मम्मी बोल रही है यह सब। कभी तैयार होकर कहीं जाना हो, मम्मी ज़रूर पूछती थी, कहाँ जा रही हो? लेकिन कोई बॉयफ्रेंड ऐसा बनाया ही नहीं था कि अकेले घूमने जाए। घूमने घामने के सारे प्रोग्राम सहेलियों के साथ ही बनते थे। हाँ, कभी किसी सहेली का भाई उसमें शामिल हो तो और बात है। मम्मी तो इसे लेकर भी छानबीन ज़रूर कर देती, लेकिन उसमें मम्मी को कोई खतरा महसूस करने का ज़्यादा मौका नहीं दिया था। और देती भी कब? बीए पास करते ही शादी हो गई थी। बेबी ने तो एमए भी कर लिया है और अभी भी शादी से इनकार कर रही है। आजकल वीना के पास घूमने आई है। वीना पिछले 4 साल से हॉलैंड की राजधानी हेग में रह रही है। पति को 5 वर्ष की असाइनमेंट मिली थी। बेबी कहती थी दीदी का आखिरी साल है, सो उनके रहते रहते वह भी यूरोप घूम ले। दीदी ने ही उसके लिए टिकट भी भेजा था, वरना मम्मी पापा ने भेजना कहाँ था उसे। बेबी आई तो थी 3 महीने के लिए ये, लेकिन अब उसका लौटने का मन नहीं होता। कभी बेबी सिटिंग करके या कभी ट्रेड फेयर में लगने वाले इंडियन पवेलियन में टेम्परेरी नौकरी करके कुछ न कुछ कमा लेती है और कहती है, दीदी हिंदुस्तान में क्या रखा है, वहाँ महीना भर नौकरी करके जो मिलता है वह यहाँ हफ्ते भर की फेयर की असाइनमेंट में ही मिल जाता है। और उसके साथ साथ नए देश में घूमना, नए नए लोगों से मिलना, होटल में रहना, ना कोई रोक टोक न बंधन। हर फेयर से बेबी एक न एक टेलीफोन करने वाला पीछे लगा ही लेती थी। जब वियना से लौटी तो कहती थी, बस अब की बार तो दीदी मैंने शादी करने का डिसाइड कर ही लिया है। सरदार है, उसके पापा दिल्ली में हैं, ब्रिगेडियर हैं आर्मी में। वह भी अपने भाई के पास रहता है। अभी तो एक रेस्टोरेंट में ही काम करता है। कहता था होटल मैनेजमेंट करके फिर अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी। उसने अपनी मम्मी को लिखा है, तुम भी लिख दो, वे लोग आपस में मिल लें। शादी तो हम यहीं कराएंगे। लेकिन बेबी के मम्मी पापा माने नहीं। रेस्टोरेंट के बारमैन से शादी करेगी बेबी? माना कि पापा कोई बड़े ओहदे पर नहीं, कपड़ा बेचने का साधारण धंधा करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ तो इज्जत है उनकी। लेकिन बेबी कहती है, दीदी मैं नहीं चाहती कि मम्मी पापा जिस तिस के पल्ले बांध दे। वे लोग तो बस यही देखते हैं कि लड़का कमाता खाता अच्छा हो, स्वभाव कैसा हो या शक्ल सूरत कैसी हो, इसकी उन्हें कोई चिंता नहीं। यह भी तो देखना होता है आखिर। अब शुक्र है आजकल जीजा जी को यह नौकरी मिली हुई है, वरना करनाल में उस सास ससुर जेठ देवरों से भरे घर में कितनी दबी हुई थी तुम। बस जो आपकी सास जी ने कहा
वह तो पत्थर की लकीर हो गया। ये ना पहनो, ये पहनो, फला त्योहार पर अब तुम्हारी मम्मी ने ये नहीं दिया, वो नहीं किया। विरोध करो तो बस लड़ाई, टेंशन। इसी से तो मैं कहती रहती हूँ मुझे करनी ही नहीं शादी। अब मैं कहती हूँ कि बिल्लू मुझे पसंद है तो मानते नहीं। पैसे तो बिल्लू भी अच्छे कमा लेता है, फिर उसका घर भी अच्छा है, हैंडसम भी कितना लगता है। पर तुम लोग हो कि कहते हो बहरे से कैसे शादी कर सकती हो। बारमैन से बहरा बना दिया उसे। और मैं तो कहती हूँ आज मुझे कोई पसंद है तो उससे शादी करने में आखिर इतना सोचना समझने की क्या ज़रूरत है। कल को अगर नहीं पटी तो क्या कोई हमेशा के लिए दरवाजे थोड़े ही बंद हो गए, अलग हो जाएंगे, कोई और टकरा जाएगा। लेकिन जीजा जी के समझाने से मान गई थी बेबी। उनकी बात सुनती है वह। और फिर ऐसा कोई लव अफेयर तो था नहीं। अगली ही असाइनमेंट में जब वह स्पेन से लौटी थी तो हर तीसरे दिन स्पेनिश में लिखा स्पेनिश खत एक लड़के का आता था जिसे वह उसकी पड़ोसन की बड़ी बेटी से पढ़वाया करती थी। और टूटी फूटी अंग्रेजी में वह डच लड़की उन्हें स्पेनिश खतों का अनुवाद किया करती थी बेबी के लिए। वीना सच में हैरान थी कि भाषा न जानते हुए भी बेबी उस व्यक्ति के साथ एक बार लंच और एक बार डिनर खा आई थी। और अब खतों का सिलसिला पर वह भी ज़्यादा नहीं चल सका। शायद बेबी के अंग्रेजी में लिखे खत पढ़वाने में उसे भी दिक्कत होती होगी। और अब यह हमीद वीना बहुत परेशान होती कि बेबी को लेकर अगर मम्मी पापा को पता चले कि बेबी इस तरह लड़कों के साथ खुलेआम घूमती है तो क्या सोचेंगे। उन्होंने तो वीना के भरोसे ही बेबी को भेजा था। वहीं बार बार लिखती भी हैं कि बेबी कब लौट रही है। तो मम्मी पापा को लगता है उसकी शादी करके फारिग हो। लेकिन बेबी तो लौटती ही नहीं। बल्कि उस दिन कह रही थी दीदी आप लोग तो 6-7 महीने बाद लौट जाओगे हिंदुस्तान। मैं सोचती हूँ किसी डच परिवार के साथ रह लूँ, बेबी सिटिंग करूँगी और थोड़ा बहुत घर का काम भी, और कोई कोर्स ज्वाइन कर लूँगी। यहाँ बहुत से एशियाई विद्यार्थी इसी तरह रहते हैं, रहने को जगह भी मिल जाती है और थोड़ा बहुत पॉकेट मनी भी दे देते हैं। दंपत्ति नहीं, फिर जीजा जी से कहो कि मुझे कहीं सेल्स गर्ल या कोई और नौकरी दिलवा दें, मैं अपना अलग कमरा लेकर रहूँगी। पगला गई है बेबी तू। वीना उत्तेजित हो गई। मम्मी पापा कभी स्वीकार नहीं करेंगे इस बात को कि इस तरह हमने तुझे अकेला छोड़ दिया। और फिर ऐसी घटिया नौकरी। तो फिर क्या करूं दीदी, बॉयफ्रेंड्स तुम बनने नहीं देती, मनमर्जी से शादी तुम लोग करने नहीं देते, तब करूं क्या। मैं तो सिर्फ अकेले रहने की बात कर रही हूँ, उनमें तो कुछ भी अनैतिक नहीं। बेबी तड़प कर बोली, अनैतिक है नहीं तो हो जाएगा। कब तक रह पाओगे अकेले, कोई सिर पर नहीं, और यूं भी सबसे छूटकर जानती हो कितना अकेलापन महसूस करो। और उसे भरने के लिए एक दोस्त, दूसरा दोस्त, और इसी तरह से यह सिलसिला। बेबी इस रास्ते पर भटकन है, क्यों नहीं लौट आती और सीधे शादी करके सेटल हो जाती। लेकिन बेबी को सेटल पारिवारिक दायित्वों से बोझिल जिंदगी से आजकल और भी ज़्यादा विरक्ति होती जा रही है। उसकी कई एशियाई सहेलियां अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ कमरा शेयर करती हैं और बेबी का भी मन लगता है वैसी ही मुक्त ज़िंदगी जीने को, जहाँ ना मम्मी पापा का दखल हो, ना किसी सास ससुर का, जहाँ उसके सोने और उठने का समय निर्धारण करने वाला भी कोई ना हो। किससे वह मिलती है, क्या कुछ वह करती है। मध्य वर्गीय परिवार के नैतिक संस्कारों और अनुशासन की कड़ियों में बंधी बेबी यूरोप के शहर में पहुंचकर सहसा अपने आप को आज़ाद परिंदे सा महसूस करने लगती है। वह कहीं भी जा सकती थी, कुछ भी पहन सकती थी, किसी के साथ भी घूम सकती थी। यहाँ कोई कुछ कहने वाला नहीं था। लेकिन वीना को डर लगता था इन सब से। डर क्योंकि इन पिछले 4 सालों में वह बहुत कुछ ऐसा देख सुन चुकी थी। अभी उसी दिन तो अनीशा का दोबारा खत आया है। वीना भाभी एक बार प्लीज़ डेनियल को न्यूयॉर्क फ़ोन करके पूछो तो सही, क्यों नहीं देता वह मेरे खतों का जवाब। यहाँ मम्मी पापा रिश्तेदार सभी से तो कह दिया था मैंने कि सितंबर में डेनियल को आना है, तभी शादी करेंगे दोनों।
8 महीने हो चुके हैं। मम्मी पापा इतने परेशान हैं। डेनियल ने मुझे खत ही नहीं लिखा। आपने से एक बार उससे पूछ कर देखिए तो सही। अनीशा इनके दफ्तर में ही काम करती थी। उसे भी भारत से ही 3 साल में असाइनमेंट मिली थी। जहाँ डेनियल बुलाता, अनीशा किसी न किसी तरह मैनेज करके चली जाती थी। भारत लौटने के कुछ दिन पहले ही तो वह डेनमार्क गई थी डेनियल के परिवार से मिलने। कितनी खुश और एक्साइटेड थी तब। उन दिनों यही चर्चा होती थी कि शादी अभी की जाए या हिंदुस्तान में धूमधाम से। अनीशा के माँ बाप धूमधाम से करना चाहते थे और डेनियल को भी जल्दी नहीं थी। उसे एक नई नौकरी मिल गई थी और उसी सिलसिले में उसे न्यूयॉर्क जाना था। उसका कहना था कि नई नौकरी में ज़रा अपने को जमा ले, तभी 6 महीने बाद वह भारत जाएगा, भारत भी घूमेगा और शादी करके लौट आएंगे दोनों। पता नहीं क्या हुआ नई नौकरी में या नई जगह में। वीना ने फ़ोन किया था तो उसने रूखा सा जवाब दिया कि सारे डिटेल्स के साथ वह अनीशा को जल्दी ही खत लिख रहा है। कुछ समस्याएं हैं, लेकिन अनीशा को खत कभी नहीं लिखा। वह अब कैसे समझाए अनीशा को कि उसे डेनियल को भूल जाना चाहिए। तब भी वह अनीशा को संकेत देती रहती है कि डेनियल के साथ रहा मत करो, इतने करीब आना। लेकिन अनीशा तो डूब गई थी उसमें। भोली भाली संस्कारों वाली अनीशा अभी भी डेनियल की प्रतीक्षा कर रही थी। क्या होगा फ़ोन करने से? वीना ने सोचा, फालतू के पैसे ही तो बर्बाद होंगे। डेनियल का जवाब वह जानती थी। उस रात बेबी 12 बजे लौटी थी। कैसे जागती रही वीना, कहाँ होगी इस वक्त। और अब यहाँ भी रात को सड़कें सेफ नहीं होती। अभी कुछ ही दिन पहले उनके घर के नज़दीक ही एक लड़की का बलात्कार हुआ था। तब उसने बेबी को खास हिदायत दी थी कि 8 बजे तक घर लौट आया करो। अंधेरा वैसे भी जल्दी ही हो जाता है। फिर जीजा जी को भी बेबी का इस तरह देर देर आना पसंद नहीं। कल को कुछ हो जाए तो क्या मुंह दिखाएगी वीना मम्मी पापा को। इसीलिए बुलाया था अपनी बहन को। पापा मम्मी तो शुरू से ही खिलाफ थे बेबी को भेजने के लिए। पापा चाहते थे बेबी को जहाँ जाना है शादी के बाद ही जाए। बहुत शौक है तो कोई बाहर सेटल लड़का ही ढूंढ देंगे। लेकिन बेबी तब तक कहाँ रुक सकती थी। जब सुबह बेबी देर से सोकर उठती तो वीना ने उसे समझाया था कि उसे एक हिंदुस्तानी लड़की की तरह मर्यादा में रहना चाहिए। कहीं कुछ ऐसा वैसा घट गया तो। लेकिन बेबी ने तब भी विरोध करते हुए कहा था, दीदी भारत में रोक टोक थी ही। मम्मी पापा की टोका टोकी हर बात में थी, पर यहाँ भी तुम रूल्स रेगुलेशन बनाने में लग गई हो। इतने बजे तक घर आना है, इससे नहीं मिलना है, उससे नहीं मिलना है, मिनी नहीं पहननी, स्ट्रेपलेस मैक्सीज नहीं पहननी। आखिर तुम क्या आशा करती हो मुझसे कि सारा दिन घर में बैठकर झाड़ पोंछ करके या निटिंग करके बिता दूं? मुझे इस तरह बोरियत होती है। तो लौट क्यों नहीं जाती? मम्मी पापा इतनी बार लिख चुके हैं, कब भेज रही हो बेबी को, कब आ रही है बेबी। और तुम? लेकिन दीदी वहाँ पानीपत में रहकर भी बोर होना है ना। ना कोई काम के सिनेमा हॉल, ना घूमने की जगह। घर से बाहर निकलो तो सारे शहर की निगाह तुम पर। ना मन से कुछ पहन सकते हो, और अब अगर लौट गई तो कहेंगे कोई मेम ही आ गई है। और फिर मुझे मालूम है करनाल या मुरथल के किसी बिजनेसमैन या सरकारी नौकर या इंजीनियर से शादी हो जाएगी, और वही घर गृहस्थी के चक्कर, दहेज में यह नहीं मिला, या खाने पहनने के हर ढंग पर लगातार टिप्पणियाँ। उसके बाद बच्चे पालो, खाना पकाओ। मुझे सोचकर भी घबराहट होती है जिंदगी के इस ढर्रे से। लेकिन वीना कैसे समझाए बेबी को कि दायित्वों से बचकर जिस जिंदगी का चुनाव वह करना चाहती है, उसकी भी तो अपनी अपेक्षाएं हैं। क्या बेबी उस चुनाव का मूल्य चुका पाएगी? बार बार टूटते बनते रिश्तों के बीच की भटकन सह पाएगी वह? लेकिन कौन जानता है, इस भटकन में उस बंधे बधाए जीवन से अधिक सुख हो। क्या वीना को भी सेटल्ड जीवन के लिए
मूल्य नहीं चुकाने पड़े। कितना सहा है उसने। करनाल में थी तो बस चुपचाप घर संभालती थी। सास की बात या बड़ी भाभी की कोई बात अच्छी ना भी लगे तो पी जाती थी। रमेश जी से कभी शिकायत भी नहीं की, क्योंकि परिवार में वीना के गऊ पने की जो इमेज बन गई थी उसे वह तोड़ना भी नहीं चाहती थी। थोड़ा किसी ने कुछ कह दिया तो चुपचाप पी लिया। फिर बाद में उसकी तारीफ भी तो करती थी सास, सब पड़ोसियों और रिश्तेदारों के सामने। बड़ी भली बहू आई है घर में। मैं तो कहूँ सारा घर संभाल लिया है इसने। दुनिया के सामने तारीफ करने वाली ये माता जी अक्सर घर के भीतर वीना को कामों और रहन सहन की नुक्ताचीनी करती रहती थी, जिससे बाहर वालों के सामने वे भी भली रहें और परिवार की इमेज भी। लेकिन वीना के लिए अक्सर ये छोटी छोटी बातें कितनी चुभन और तकलीफ पैदा करती थीं। और यहाँ जब ऐसा कोई दखल नहीं है तो रमेश से ही किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है। रमेश को छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ जाता है, कभी दफ्तर का ही गुस्सा या कभी बच्चों की कोई बात। तब भी वह कैसे अपने को संतुलित कर स्थिति संभालने की कोशिश करती है, और इन छोटी छोटी एडजस्टमेंट्स के बिना चल भी कैसे सकता है। न करे तो बस लड़ाई झगड़ा बढ़ता ही रहे। अब उस दिन भला कोई बात थी। बेबी और बच्चों को लेकर सुबह शॉपिंग पर चली गई थी, तो खाना बनाने में देर हो गई। लंच पर रमेश आए तो अभी सब्जी पूरी पकी नहीं थी। वे लंच पर हिंदुस्तानी भोजन खाना ही पसंद करते हैं, वरना वह कुछ खाकर तैयार होकर खाना ही स्टोर से ले जाती। पर आते ही झल्ला पड़े, थक कर दफ्तर से आओ और यहाँ खाना तैयार नहीं। तुम्हें मालूम है कि मेरे पास सिर्फ 1 घंटा होता है, उसी में आना जाना खाना खाना और लौटना होता है। खाना मुझे मेज पर तैयार मिलना चाहिए। शॉपिंग क्या किसी और वक्त नहीं हो सकती थी? और उन्हें शांत करते हुए कैसे जबरदस्ती मुस्कुराकर बोली थी, आप आराम से बैठकर जूस का ग्लास खत्म कीजिए, तब तक खाना बन जाता है। पर वह कह नहीं पाई थी कि वह रमेश के लिए एक नई कमीज खरीद कर लाई है। सारा उत्साह ही मर गया था, वरना वह सोच रही थी कि रमेश को लंच टाइम में ही है सरप्राइज देगी। और कल शाम को ही बच्चे जब लिविंग में शोर कर रहे थे और रमेश डाइनिंग टेबल पर अपने दफ्तर के कुछ कागजात देख रहे थे, तो कैसा झल्लाकर बोले थे, तुम देख नहीं रही हो, दफ्तर का जरूरी काम कर रहा हूँ। थोड़ी देर तो बच्चों को चुप करा लिया करो। वीना का मन हुआ कह दे, तुम ही चुप करा लो ना, देख नहीं रहे खाना पका रही हूँ, आखिर सिर्फ मेरे ही तो बच्चे नहीं हैं। पर कुछ नहीं कहा था उसने। चुपचाप सहमे हुए बच्चों को ले जाकर उनके कमरे में बिठा दिया था, बाहर न आने की कड़ी हिदायत देकर। बेबी उस वक्त घर पर नहीं थी, वरना तो वह उन्हें कहानी सुनाकर या खेल खिलाकर चुप करा ही देती है। यूं इस छोटे से फ्लैट में बच्चों का शोर तो होगा ही, आखिर उन्हें भी तो कुछ करना ही है। इतनी ठंड में बाहर जाकर तो खेल नहीं सकते, और उस वक्त तो अंधेरा भी बढ़ गया था। पर रमेश तो अक्सर ही बच्चों की किसी न किसी हरकत को लेकर खींच उठते हैं। कभी पेन नहीं मिल रहा है, कभी कोई किताब मिसप्लेस हो गई है, तो बस शुरू, सिखाते क्यों नहीं हो मंटू नीना को तुम। कभी मेरा पेन उठा लेंगे, कभी कुछ और न जाने कहाँ रख देते हैं कि मिलती ही नहीं चीज़। और ये देखो, नीना ने मेरी डायरी पर कैसी चित्रकारी की है। तुम घर में होती हो, इतना भी ख्याल नहीं रख सकती। और वीना पलटकर कुछ नहीं कहती, सुन लेती है, क्योंकि वह यह भी जानती है कि शनिवार की सुबह यही रमेश मंटू के साथ बॉक्सिंग कर रहा होगा। नीना कंधे पर बैठी होगी और इन तीनों की मुक्त हंसी से सारा लिविंग रूम गूंज रहा होगा। और उसके बाद अपनी छोटी सी गोल्फ कार में बैठकर जब सारा परिवार घूमने निकलेगा, तो वीना सोच रही होगी कितना अच्छा लगता है यह सब अपना छोटा सा परिवार। और उसके मन में पति और बच्चों का प्यार उमड़ घुमड़ पड़ेगा। लेकिन बेबी की निगाह रमेश की खींच और गुस्से को बस तो बच्चों की जिद
और झगड़ों को देखती है। तो क्या वीना के मन के इस भरे पूरेपन को नहीं देखते? पार्क में दौड़ते रमेश और बच्चों के साथ खिलवाड़ और किलकारियों को नहीं देखते? लेकिन बेबी कहती है कि ये सुख के क्षण बहुत थोड़े होते हैं, जैसे पूरे हफ्ते की खींच और टेंशन के बाद अर्जित बस एक वीकेंड। वीना तो उसी में सुख मान लेती है, पर बेबी सोचती है अकेले रहकर वह चुनाव कर सकती है। अगर कोई भला लगे तो रह लो, वरना अलग हो जाओ। यूं कहती तो वह है कि दीदी, अगर कोई ऐसा लड़का मुझे मिला जिसे देखकर लगे कि इसके साथ हमेशा ही रहना अच्छा लगेगा, तो शादी ही कर लूंगी और यहीं सेटल हो जाऊंगी। वरना जैसा चलता है चलता रहे, कोई छोटी मोटी नौकरी और रहने को छोटा सा कमरा, बस इतना ही। लेकिन भारत नहीं लौटना फिलहाल उसे। यहाँ पर तो उसे इतनी अपॉर्चुनिटी है, नौकरी के साथ कोर्स भी कर सकती है। बेबी बात तो सिर्फ अकेले रहने की करती है, लेकिन ये बिल्लू, जान, पिलात और हमीद अपने आप ही उसके भीतर और से सिमट आते हैं। अकेली नहीं, बेबी मुक्त स्वतंत्र रहना चाहती है और वीना समझ नहीं पाती कि उसे रोके या जाने दे। वीना नहीं समझ पाती कि क्या ठीक है क्या गलत। अगर कहीं स्थिरता है तो ऊब है, और भटकन है तो उसकी परिणति भी शायद ऊब है। तब इस या उसमें से ही उसे चुनाव करना है, तो क्यों ना बेबी को अपना रास्ता खुद ही चुनने दे। खतरे और लड़ाई तो दोनों ही रास्ते में है। क्या बेबी के रास्ते पर खतरा ज़्यादा है, या कौन जानता है उसे बेबी मुक्ति में जो बेबी को जो पाए उसे वीना एहसास तक न पाती हो। जिसे वह भटकन समझती है उसी में वैविध्य और पूर्णता हो, जीवन की समग्रता हो, अनुभवों की असीमता हो। तब क्यों नहीं खुले मन से बेबी को अपना चुनाव करने देती? क्यों बाधा बनती है उसके रास्ते में, उसके चिंतन में? उसने स्वयं जो जीवन में पाया है, क्या वह बहुत महत्वपूर्ण है, जो बेबी के लिए भी वही पाना जरूरी हो? पर उसके अपने जीवन की परिधि तो कितनी छोटी है। क्या उतना ही जी लेना उस किसी के लिए काफी होता है? ठीक उसी समय उसे ध्यान आया वह किस उलझन में फंस गई है। मंटू और नीना को होमवर्क करवाना है। सामने की खिड़की से वीना ने पर्दा हटाया। पश्चिम में सूरज डूब रहा था। आसमान में उड़ते हुए कुछ परिंदे अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे, और वह सोचने लगी कि सारे आसमान को अपने परों में समेटकर भी परिंदे घोंसलों की ओर क्यों लौट जाते हैं। और वीना ने आवाज़ दी, मंटू, नीना, होमवर्क। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको कहीं यह कहानी मन को छुई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब